नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हूं। आइए शुरू करें आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। तो महाराष्ट्र में मुगल बादशाह, मुगल शासक कहें या फिर एक क्रूर शासक कहें, औरंगजेब को लेकर सियासी घमासान, सियासी धमाल देखने को मिल रहा है। इसने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का सस्पेंशन करा दिया है, उनके विधानसभा परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी मांग कर रही है कि औरंगजेब का जो मकबरा है, जो उसकी मजार है, उसको भी ध्वस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाता था, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराता था, वो क्रूर शासक था। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रही है। हमारे भी कुछ सवाल हैं कि आखिर इतिहास के पन्ने को लेकर महाराष्ट्र में इस सियासी घमासान का क्या मतलब है। औरंगजेब विवाद, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उनका सस्पेंशन हो गया, वो सस्पेंड किए गए हैं। और इसके साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में विपक्ष जो है, इसकी एकता पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने, जो कि शिवसेना यूबीटी के मुखिया हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की इस विचारधारा पर कथित तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए बजट सत्र से निलंबन ही उचित नहीं है, बल्कि सपा विधायक की जो विधायकी है वो रद्द की जानी चाहिए। ऐसे में तुलना की जाने लगी है, औरंगजेब की तारीफ की, गोडसे की तारीफ की। गोडसे की प्रशंसा करने वाले, तारीफ करने वाले जो हैं वो पदों पर बिठाए जा रहे हैं, उनको अलग अलग महकमे दिए जा रहे हैं। तो इन दोनों जो मामले हैं, इनकी तुलना कितनी सही है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात ये भी कि असल में औरंगजेब कैसा शासक था, क्या वो हिंदुओं पर इतना अत्याचार करता था कि उसे जो है भारत में एक क्रूर शासक के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर मुगल जो ये साम्राज्य था उसमें औरंगजेब के शासनकाल को कैसे देखा जाना चाहिए। अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी समीक्षा, अपनी अपनी आकलन और अपने अपने तरीके से तर्क पेश किए हैं। हमारे भी कुछ मेहमान आज जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर एम राजीव लोचन जुड़ रहे हैं दिल्ली से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार है अभय कुमार दानिये जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दर्शकों को जानकारी दे दे कि सपा के नेता कीर्तिनिधि पांडे जी भी उत्तर प्रदेश से हमें ज्वाइन करेंगे, इस चर्चा में भाग लेंगे। लेकिन शुरुआत में प्रोफेसर राजीव लोचन आपसे करना चाहूंगी। बात इतिहास की हो रही है और इतिहास की बात को ही अपनी समझ का प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने, जिसके चलते उनको सस्पेंड कर दिया गया। पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था कि आज भी महाराष्ट्र की सियासत में उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, औरंगजेब के बारे में एक चीज तो पक्की है जी कि औरंगजेब हमारे देश की मानसिकता में बैठ चुका था। 19वीं सदी में जब लोगों ने स्वतंत्रता की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया, ये बात निकल कर आई कि एक संभावना बनी कि हम अंग्रेजों को इस देश से निकाल सकते हैं और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप से उभर सकते हैं। उस वक्त लोगों को ख्याल था, उस वक्त भी लोगों को ये यादें थी, जीवित जागृत यादें थी कि औरंगजेब बहुत क्रूर व्यक्ति था। उसने हिंदुओं को चुन चुन कर मारने की चेष्टा की, और जहां जहां वो हिंदुओं को ह्यूमिलिएट कर सकता था, उनको उनकी डिग्निटी को नीचे कर सकता था, औरंगजेब ने भरसक इसकी चेष्टा की जी। इसको लेकर जब शुरू में इतिहास लिखा गया हिंदुस्तान का, चाहे अंग्रेजों ने लिखा चाहे हिंदुस्तानियों ने लिखा, उस इतिहास में उन्होंने औरंगजेब और उसकी क्रूरता की बड़ी ज्यादा चर्चा की। काफी विस्तार से यह बताया कि उसने मंदिरों को तोड़ा, उसने कैसे लोगों को तंग किया, उसने इस्लाम के प्रचार के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे हिंदुओं के खिलाफ। इनकी बड़ी चर्चा अंग्रेजों ने की, हिंदुओं ने की, मुसलमानों ने की। ऐसा नहीं था कि इसके बारे में मुसलमानों को मालूम नहीं था जी। जब देश स्वतंत्र होने को आया 1950 के आसपास वाले पीरियड में, तो उस वक्त जो हमारे देश में बड़ी भारी समस्या थी वो ये थी कि कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता बहुत व्याप्त थी। इस सांप्रदायिकता के रहते
एक जो मन में बात बैठी वो यह थी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे देश में सभी लोग सौहार्द से रह सके, कोई किसी को धर्म के नाम पे कष्ट ना दे। और चूंकि औरंगजेब का नाम बार बार उभर कर आता था, तो हमारे जो राजनेता थे उन्होंने चेष्टा की कि भाई ये जो खराब विचार हमारे मन में आता है औरंगजेब के बारे में, इसको दबाना चाहिए। और इसके रहते जब 1970 के दशक में टेक्स्ट बुक्स लिखी गई एनसीईआरटी के द्वारा, तो उन टेक्स्ट बुक्स में नूरुल हसन साहब के लीडरशिप में ये टेक्स्ट बुक्स लिखी गई थी। रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, आर.एस. शर्मा, इन लोगों ने किताबें लिखी थी। इन लोगों ने बड़े कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया कि हमें ये बताना चाहिए कि जो औरंगजेब ने काम किए वो काम उसके उस समय की राजनीति के अनुरूप थे। अब यदि आप ये दर्शाना चाहते हैं कि औरंगजेब के काम उस समय की राजनीति के अनुरूप थे, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो औरंगजेब के पैरेलल जो दूसरे शासक थे वो भी उतने ही क्रूर थे जितना कि औरंगजेब था, और इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने बस अपने मन से कह दिया कि भाई शासक तो ना हर वक्त क्रूर ही होता है, और इस क्रूरता रहते उन्होंने कोशिश की कि ये समझाया जा सके लोगों को कि औरंगजेब की क्रूरता असल में उसके समय के अनुरूप थी, उसमें कुछ विशिष्ट क्रूरता नहीं थी। बात यह है कि लोगों के मन में ये बात बैठी नहीं, लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि हमारी सारी मेमोरीज ये कहती है कि औरंगजेब ने हमारे साथ बहुत सारे धक्के किए, बहुत सारा बुरा बर्ताव किया, और यहाँ पर इतिहासकार हमें इसकी उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। तो लेके इतिहास में बहुत झगड़े चले, और अंत में लोगों ने मान लिया कि जो इतिहासकार हैं ये झूठ बोलते हैं। इतिहासकार झूठ नहीं बोल रहे थे, इतिहासकार केवल जानकारी को छुपा रहे थे, या ये कह रहे थे कि इस जानकारी को जब जितनी जानकारी सामने आ जाती थी उसको लेके वो ये कहते थे कि हमें ना ये समय के अनुरूप समझना चाहिए, और फिर वो ये प्रूव करने लगते थे कि जो हिंदू शासक थे वो भी उतने ही क्रूर थे। देखिए, अंग्रेजों ने भी करीब 1 मिलियन लोगों को मारा था जब म्यूटिनी हुई थी 1857 में। तो 1857 से 1858 तक का जो 8 महीने का था जिसमें कि म्यूटिनी को दबाने की कोशिश की गई थी, करीब 1 मिलियन लोगों के ऊपर हाहाकार हुआ था अंग्रेजों का। पर अंग्रेजों को तो कभी लोगों ने इतना बुरा नहीं माना जितना औरंगजेब को माना। तो सवाल हमें ये पूछना चाहिए आज के समय में कि लोग औरंगजेब को इतना बुरा क्यों मानते थे और अंग्रेजों को इतना बुरा क्यों नहीं मानते थे। जी बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि हम औरंगजेब की जो चर्चा है वो इसलिए कर रहे हैं कि ये अभी भी महाराष्ट्र की सियासत में उफान ला रहा है, विधायक को सस्पेंड करवा रहा है, और इस पर जो सियासत है वो इस तरह से भी प्रदर्शित हो रही है जैसे कि अहम मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है और आसानी से भटकाया जा रहा है। अभय कुमार दांडगे जी, क्या अबू आजमी ने, जैसा कि प्रोफेसर राजीव लोचन ने कहा है कि सांप्रदायिकता का प्रदर्शन किया है, अगर वो क्रूर शासक मानने से औरंगजेब को इनकार करते और कहते हैं कि ये उनकी अपनी जो समझ है, इतिहास की अपनी समझ है, क्या इसे सांप्रदायिकता का प्रदर्शन ना कहा जाए बल्कि उनकी अपनी समझ है औरंगजेब के शासन की लेकर? क्योंकि इतिहास जिसने अपने अपनी तरीके से पढ़ा है, जहाँ जहाँ पढ़ा है, जैसे जैसे किसी जानकार के सामने वो गए हैं, उससे कुछ बातें सुनी हैं, कुछ उनका आकलन समझा है, तो क्या अबू आजमी सांप्रदायिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी समझ रख रहे थे जो कि उन पर भारी पड़ गई? नेहा जी, महाराष्ट्र के अंदर जो कल घटना हुई है उस घटना का पूरे महाराष्ट्र में आज भी निषेध हो रहा है। देखिए, औरंगजेब के विषय जो है इस विषय के ऊपर हर बार महाराष्ट्र में राजनीति की जाती है, और अभी तो मुंबई में महापालिका के चुनाव भी आने हैं। फिलहाल का जो वातावरण है महाराष्ट्र का, उस वातावरण को बिगाड़ने का काम कल की घटना की वजह से हुआ है, ऐसा सभी लोगों का कहना है। पहली बात देखिए, अभी जो अर्थसंकल्प अधिवेशन शुरू था महाराष्ट्र में, उस वक्त में पूरी चर्चा जो है वो अर्थसंकल्प को लेकर होनी चाहिए थी, उस विषय में चर्चा होनी चाहिए थी, पर कुछ महाराष्ट्र के विषय को बदलाने के लिए शायद से इस विषय को आगे लाया गया है, ऐसा एक मेरा अनुमान है। अभी जैसा प्रोफेसर राजीव लोचन सर जी ने जैसा कहा है, इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो जैसा हमने इतिहास में पढ़ा है, आपने जो इतिहास में पढ़ा है, उसके अंदर तो एक ही बात कही गई है, औरंगजेब
किस प्रकार से क्रूर शासक थे, इसके ही उदाहरण हमें दिए गए हैं, इसके ही एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। अगर अबू आजमी के पास वो बहुत अच्छे प्रशासक थे, ऐसे कुछ अगर एग्जाम्पल्स है या उदाहरण है, तो वो शायद सभागृह में पेश कर सकते हैं। नहीं तो उस मुद्दे को उन्हें अगर समझो आगे बढ़ाना है, तो फिलहाल उस मुद्दे को लेकर भी मुस्लिम समाज उस मुद्दे को लेकर आगे आ सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन अभी फिलहाल रमजान महीना चल रहा है, हिंदू और मुस्लिम ये दोनों भी भाई भाई के जैसे रहने चाहिए, और किसी भी मुद्दे की वजह से हिंदू मुस्लिम ये ऐसा झगड़ा ना हो, ऐसा सभी को लगता है। और फिलहाल जो वक्त है, फिलहाल का वक्त महाराष्ट्र के अंदर राजकीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा भी चल रहा है फिलहाल। लेकिन अगर उसके अंदर किसी मुद्दे को लेकर अगर वातावरण दूषित करने का कोई अगर अभय कुमार जी, वातावरण दूषित करने की उन्होंने कोशिश की या फिर सांप्रदायिकता की राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये तर्क है कि उन्होंने सदन के बाहर ये बयान दिया था, और वो भी जो बयान है उस पर उन्होंने माफी मांग ली थी, बावजूद उसके उनको पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया जाना, सस्पेंड किया जाना, क्या ये सियासत नहीं है? क्या जानबूझकर जो महाराष्ट्र की सत्ता है वो इसको तूल देते हुए नजर आ रही है? ये सीधा सीधा सवाल उठाया जाना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सवाल अभी और जारी हैं, समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि औरंगजेब को लेकर सपा के विधायक का सस्पेंशन कितना सही, कितना गलत, और क्या महाराष्ट्र की सत्ता जानबूझकर इस बयान भर को तूल दे रही है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, और औरंगजेब के अब मकबरे को भी हटाने की मांग बीजेपी कर रही है। इसे कितना सही माना जाए? क्या इसे इतिहास के साथ सीधा सीधा एक बड़ी छेड़खानी ना समझा जाए? हमारे साथ प्रोफेसर राजीव लोचन इतिहासकार जुड़े हुए, उनसे समझ लेते हैं कि बीजेपी की अब इस मांग को आप कैसे देख रहे हैं? इतिहास चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो भारत का इतिहास है। बुरे से भी सबक लिया जा सकता है, अच्छे से भी सबक लिया जा सकता है, पर देश के जो नेता हैं, क्या उस बुरे इतिहास को, कथित रूप से बुरे इतिहास को, हालांकि सपा इससे बुरा नहीं मानती है क्योंकि अखिलेश यादव भी अबू आजमी के बयान का उन्होंने बचाव किया है, बुरे इतिहास को कथित रूप से क्या नेस्ता नाबूद कर दिया जाना चाहिए? यही सही होता है? जी देखिए, आजकल जो समस्या है वो ये है कि जब इस तरह का बयान दिया जाता है जैसे कि अबू आजमी साहब ने दिया था, उसका पूरा उद्देश्य ये होता है कि हम किसी तरह से मुसलमानों को उकसा सकें। उसका उद्देश्य सौहार्द फैलाना नहीं होता है, उसका उद्देश्य लोगों में दोस्ती और मित्रता का भाव फैलाना नहीं होता है, उसका उद्देश्य शांति नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है लोगों को उकसाना। और ये बात हर किसी को पता है। ये जो अबू आजमी साहब का बयान था, इसको आप इस संदर्भ में देखिए, ये केवल हिंदुस्तान के संदर्भ में नहीं था। आपने कहा कि क्या हमें केवल अपने इतिहास को याद रखना चाहिए? हाँ, हमें अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, और हमें जो अपने आस पड़ोस में चीजें हो रही हैं उन पे भी नजर रखना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में हमास हमले कर रहा है लोगों के ऊपर, हमारे आस पड़ोस में ISIS आ रहा है, हमारे आस पड़ोस में तालिबान ने बड़े विकराल रूप से इस्लामी किस्म की चीजें फैलाने की कोशिश की, और अबू आजमी वगैरह ने इन सब चीजों का कभी भी कहीं भी निषेध नहीं किया, खंडन नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं। इंस्टेड उन लोगों ने इन सब लोगों के समर्थन में बातें कही और ये कहा कि देखिए, आपको समझना चाहिए कि ये लोग ठीक बात कर रहे हैं। जी। तो हम उसी लॉजिक के आधार पर ये कह सकते हैं कि हमें ये भी समझना चाहिए कि जो विधानसभा में हुआ उसका भी संदर्भ ठीक ही होगा। हमें यह भी समझना चाहिए कि जो महाराष्ट्र में आजकल चर्चा चली है, लोगों के बीच में चिंता फैली हुई है, डॉक्टर अभय कुमार ने बड़े डिटेल में समझाया कि कैसे लोगों का जो ध्यान है वो इकोनॉमी की तरफ से हटकर इस सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ गया है। ये भी बातें हमें समझना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि श्री अबू आजमी ने बड़ी खुल के बदमाशी करने की कोशिश की। हमें ये समझना होगा कि ये मॉरल सवाल है। मॉरल सवाल ये है कि क्या हम लोगों की जो नासूर हैं, हम उनको कुरेदते रहेंगे बार बार, और यदि हम लोगों के नासूरों को कुरेदेंगे तो क्या लोग उससे कराहेंगे नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, वापस झगड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे? हमें ये बातें समझनी होंगी। नहीं, ये बात तो ठीक है प्रोफेसर राजीव लोचन, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब औरंगजेब के मकबरे को हटा दिया जाना चाहिए, महाराष्ट्र से जो है उखाड़ फेंका जाना चाहिए,
तो इसे इतिहास की दृष्टि से कैसे देखा जाना चाहिए? एक इतिहासकार की नजर में औरंगजेब बेशक वो क्रूर शासक था, उसके मकबरे को खत्म करके हम क्या जो है हासिल करने की, या फिर पार्टी जो है क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है, या जनता की किस तरह की भावना को संरक्षित करने की कोशिश कर रही है? देखिए, एक और हमें ध्यान रखना होगा बात का कि जो हिंदुस्तान की परंपरा है, हमारे देश की भारतीय परंपरा है, इस परंपरा में लोग यहाँ वहां बैठ के चीजें तोड़ते फोड़ते नहीं है। औरंगजेब का जो मकबरा है, वो मकबरा तो नहीं है, औरंगजेब की जो कब्र है, आसमान को खुली हुई कब्र है, वो कब्र है, वो छोटी सी कब्र है, उसका कोई बहुत आर्किटेक्चरल वैल्यू नहीं है, केवल सिंबॉलिक वैल्यू है। और उस आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उसको वहां पे संत के तौर पे पूजा करते हैं। ये कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, ये कहते हैं कि ये बड़ा धार्मिक आदमी था, इसने इस्लाम को फैलाने की बड़ी कोशिश की। अब जब वो इस तरह की बातें होती हैं तो एक बट नेचुरल कि जो दूसरे लोग हैं जिनको कि ये यादें हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ इस्लाम के नाम पे इतना सारा दुर्व्यवहार किया था, वो भी बातें उभर कर आती हैं। अब जब ये बातें उभर कर आती है तो हमें एक और चीज ध्यान रखनी होगी। हम जो इतिहास पढ़ते हैं हिंदुस्तान में, ये वेस्टर्न परंपरा का इतिहास है। हिंदुस्तान की परंपरा है कि जो हो गया उसको बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधी ले, ये हिंदुस्तान की परंपरा है। जो वेस्टर्न परंपरा है वो है, ये है कि जड़ से उखाड़ फेड़ो को अपने दुश्मन को। जब बोस्निया सर्बिया में झगड़ा हुआ था तो बोस्निया सर्बिया में उन्होंने लगभग सारी की सारी मस्जिदें उखाड़ दी थी, सारे के सारे कब्रिस्तान उखाड़ फेंके थे, और कहा तक, और वहां पे कार पार्क्स बना दिए थे, म्यूनिसिपल गार्डन्स बना दिए थे। जब यूरोप में झगड़े हुए वहां पे भी उन्होंने इसी तरह की हरकतें की एक दूसरे के साथ। तो यूरोपीय परंपरा यह है कि जड़ से उखाड़ फेंकने वाली, ये जो जड़ से उखाड़ फेंकने वाली परंपरा है, इसको हमास भी बोलता है, हम इजराइल को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, आजकल सऊदी अरेबिया जरूर कहने लगा है कि जी सबको शांति से रहना चाहिए, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि एक दूसरे को जड़ से उखाड़ फेंको। अब वो सऊदी अरेबिया वाली जो बात है वो कितनी सफल होती है, लोग इससे कितना इंप्रेस होते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर जहां तक हिंदुस्तान की बात है, वहां बहुत जरूरी है कि लोगों को ऊट पटांग चीजों पे उकसाया ना जाए। अबू आजमी साहब को ये बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तब भी उन्होंने आगे बढ़ के ये बयान दिया। लेकिन राजीव लोचन, क्या बीजेपी को भी इस तरह के बयान देने की आवश्यकता नहीं थी? बीजेपी को थोड़ा संयम रख लेते, बीजेपी तो कोई बुरा ना होता, पर जब चूल्हा जली गया है तो उसमें रोटियां सेकने में बीजेपी को क्या हर्ज है। बिल्कुल। तो जो उनकी कब्र है, औरंगजेब की जो कब्र है, उसको उखाड़ फेंकने जैसे बयान की बीजेपी को भी कोई जरूरत नहीं थी, वो भी अपनी सियासी रोटियां सेकती हुई नजर। अभय कुमार दानगे जी, अबू आजमी की बातें हो रही है, अबू आजमी किस तरह की राजनीति करते हैं? वो सपा का जो उन्होंने सिक्का महाराष्ट्र चुनाव में चलाया, मेरे ख्याल से वो इकलौते विधायक है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा। अबू आजमी इतने सफल राजनीतिज्ञ कहूँगी, समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने जो है जीत हासिल की, क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं कि अब एक और बड़ा जो है उन्होंने एक आफत मोल ले ली है, उनका सस्पेंशन हो गया है, हालांकि वो इसे कानूनी चुनौती देने की भी बात कर रहे हैं? नेहा जी, कानूनी चुनौती देने की जो बात है उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 12 विधायक को इसके पहले पूरे सेशन के लिए जब उन्हें निलंबित किया गया था तो उनकी बाजू जो है, उनकी बाजू नहीं मानते हुए उनको सही ठहराया गया था। सदन का जो निर्णय था पूरे टर्म के लिए 12 विधायक को निलंबित करने का जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है। और उसी के तहत अबू आजमी के बारे में जो निर्णय लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का धोरण रखते हुए ही उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। और मुझे तो लगता है ये जो हुआ है वो लीगली हुआ है, लीगल उसको बेस है। हाँ, रही राजनीति की बात, समाजवादी पार्टी के वो जो एमएलए है वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा उकसाते हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसा उनका वक्तव्य इसके पहले भी हुआ है और जो नहीं होना चाहिए। और जैसा मैं कह रहा हूँ, अभी फिलहाल जो है वो रमजान का महीना है, कम से कम उन दिनों में तो भी किसी भी जातीय हिंसा ना हो या उस वजह से वातावरण खराब हो, ऐसा वक्तव्य कोई भी नहीं करना चाहिए। अबू आजमी का जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, उन्होंने कहा है कि अबू आजमी को हमारे उत्तर प्रदेश में भेजिए, हम उनका इलाज करेंगे।
जी। अभी इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया आती है, इसकी वजह से समाज में जो है वो वापिस हिंदू और मुस्लिम ऐसा बिहेवियर शुरू हो जाता है। फिलहाल महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी ये ऐसा वातावरण अभी भी चालू है। बिल्कुल। धनंजय मुंडे जो मंत्री रह चुके हैं, उनका इस्तीफा जो लिया गया है जी, उस वजह से अभी भी ओबीसी वर्ग जो है वो महाराष्ट्र में नाराज है। और मराठा वर्सेस ओबीसी जी, ये राजकारण हमने विधानसभा इलेक्शन में देखा है। अभी आगे चल के अबू आजमी की वजह से हिंदू वर्सेस मुस्लिम ऐसा वातावरण में कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी हम लोगों की भावना है। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं और उसके बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच जो प्रतिद्वंद्विता थी वो राजनीतिक थी या फिर धार्मिक थी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे प्रोफेसर राजीव लोचन जी के पास। प्रोफेसर, महाराज संभाजी महाराज जो थे उनके साथ कुछ लोगों का ये मानना है कि औरंगजेब की जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, जैसा कि आपने भी अपने शुरुआती बात में कही थी। ये धार्मिक प्रतिद्वंदिता नहीं थी बल्कि राजनीतिक थी, और इसका मौजूदा सियासी परिस्थिति पर असर जो है ये कितना सही माना जाए? क्या इतिहास की समझ जो है महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन गलत कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कर रहे हैं जो कि किसी भी अच्छे पॉलिटिशियन को करना चाहिए। यदि हम औरंगजेब के सिचुएशन को, औरंगजेब के बिहेवियर को समझने के लिए बार बार कहते हैं कि उसके कंटेक्स्ट को समझना जरूरी है, तो हमें महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस के कंटेक्स्ट को भी समझना जरूरी है। अबू आजमी को इसमें फायदा लगता है कि वो मुसलमानों को उकसा ले अपनी तरफ, ये बता दे कि मैं मुसलमानों का कितना चाहने वाला हूं, कितना रक्षक हूं। आप ध्यान रखें, पंजाब में भी इसी तरह की कुछ समस्या फैली थी 1970s 1980s में, जब पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर खालिस्तानियों ने हाहाकार मचाया था पंजाब में, और उसको सुधरते सुधरते करीब 20 साल लग गए। इन 20 सालों में कई सौ मुसलमानों, कई सौ हिंदुओं को मारा गया, कई हजार हिंदुओं को विस्थापित किया गया। इन चीजों की चर्चा हम नहीं करते हैं, पर एक चीज हमने देखी कि जब 1990 के दशक में खालिस्तान की समस्या को समाधान कर दिया गया, तो उसके बाद जब फिर से खालिस्तान की समस्या को उकसाने की कोशिश की गई 21वीं सदी में, पिछले 10-12 सालों में, तो बार बार जो पंजाब के लोग थे उन्होंने आगे बढ़ के कहा, जो खालिस्तानी समर्थक थे, जो खालिस्तान के नेता थे, उनसे कहा कि चुप हो जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुम गलत काम कर रहे हो। तो मेरी अपेक्षा है कि जो मुसलमान लोग हैं महाराष्ट्र के, वो भी खड़े होकर कहेंगे कि औरंगजेब की हमें बात नहीं करनी चाहिए। औरंगजेब अपने समय में ठीक था, पर आज के समय में औरंगजेब ठीक नहीं है, और अबू आजमी जी को थोड़ी सी डांट फटकार लगना बहुत जरूरी है। डांट फटकार विधानसभा नहीं लगा सकती, हम आप नहीं लगा सकते, कोर्ट्स नहीं लगा सकते। डांट फटकार जो महाराष्ट्र की मुसलमान जनता है उसे लगानी पड़ेगी। जो बॉम्बे के लोग हैं, मालेगांव के लोग हैं, भिवंडी के लोग हैं, इन्हें बोलना पड़ेगा कि अबू आजमी साहब आप बहुत गलत कर रहे हो, इस चीज से किसी का फायदा नहीं होता, इस चीज से केवल दुराव फैलता है, आप प्लीज चुप हो जाओ। हमने आपको इलेक्ट इसलिए नहीं किया कि आप लोगों के बीच में तोड़फोड़ बनाओ। ठीक है, तो क्या इतिहास की अपनी समझ का प्रदर्शन करना एक राजनेता के रूप में गलत हो गया? अगर वो राजनेता नहीं रहते तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वो इस्तेमाल कर सकते थे। नेहा जी, इसमें जो बात है वो तो ये है कि अबू आजमी की जो इतिहास की समझ है वो भी नगण्य है। वो इतिहास की समझ थोड़ी वहां दर्शा रहे थे, वो तो ये कह रहे थे कि मैं लोगों को छुआऊंगा, मैं लोगों को उकसाऊंगा, मैं लोगों को थोड़ी सी चिकोटी काटूंगा। चिकोटी काटेंगे तो लोग बेचैन होंगे ही होंगे। जी, ऐसे में जो दलील वही कि जो बड़ा भारी एक तबका है मुसलमानों का, जो आगे बढ़ बढ़ के कहता है कि बड़ा अच्छा काम किया इस आदमी ने, बड़ा अच्छा हुआ जो इसने ऐसा बोल दिया। और औरंगजेब को जब लोगों ने पिछले 70 सालों से औरंगजेब को मुसलमान लोग महाराष्ट्र में पीर के तौर पे मानते हैं, संत के तौर पे मानते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। उसकी जो कब्र है वहां जाके लोग पूजा करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, हिंदू भी कर लेते हैं। पर अभी तक किसी ने ये नहीं कहा था कि औरंगजेब बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, इसके जैसे नहीं, कुछ इतिहासकार है, अगर वो बात
ही नहीं कहते। नहीं, अबू आजमी की जो बात है उससे समर्थन करने वाले कुछ इतिहासकार हैं, कुछ का नाम आपने भी अपनी शुरुआती बातचीत में रखी थी। एक प्रोफेसर मध्ययुगीन इतिहास के जो है जाने माने इतिहासकार है, वो है प्रोफेसर हरबंस। उन्होंने कहा कि जजिया टैक्स औरंगजेब अगर हिंदू राजाओं पर लगाता था तो वो मुसलमानों पर भी जो है 2.50% का टैक्स लगाता था उनकी आय का। तो इसके साथ ही ये विवाद कि औरंगजेब जो है वो हिंदुओं पर अत्याचार करता था, ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सूट करता है हमारे राजनेताओं को या फिर सियासी दलों को, वो अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। प्रोफेसर हरबंस की टिप्पणी पर कुछ भी नहीं पता जी। ये जो आप जिन इतिहासकार को आपने कोट किया, ये तो बिल्कुल ही इन्हें कुछ भी नहीं पता, ये मैं साफ बोल सकता हूँ जी। और ये वो बात बोल रहे जो एनसीईआरटी की किताबों में सन 70 के दशक में लिखी गई थी और 2003 तक यही पढ़ाया जाता था स्कूलों में। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो कि बूढ़े किस्म के लोग हैं, मेरे टाइप के लोग, उनको लगता है कि ये बात ना सच है। ये बात सच बिल्कुल नहीं है। अब तो जो मुसलमान लेखक हैं, आप फिरास अल खतीब की किताब पढ़े जो कि अभी 4 साल पहले आई है, बड़ी फेमस किताब है फिरास अल खतीब की किताब। हिंदुस्तान का ही मुसलमान है, उसने लोगों के लिए किताब लिखी कि इस्लाम हिंदुस्तान में कैसे रहा है और क्या क्या करता रहा है। और उसमें तो उसने पूरा एक चैप्टर ही औरंगजेब और उसकी क्रूरता पे डाला हुआ है कि कितना क्रूर इंसान था, हिंदुओं को उसने कितना तंग किया। इस तरह की बातें फिरास अल खतीब कह रहा है। जो हमें सोचने की बात है, इसीलिए मैंने पहले कहा कि हमें सिखों से सीखना पड़ेगा, हमें पंजाब में रहने वालों से सीखना पड़ेगा। हमें ये कहना पड़ेगा कि मेरा धर्म, मेरा रीजन, मेरी भाषा ये मायने नहीं रखती। जो चीज मायने रखती है वो ये कि लोग एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार करें। और यदि हमारे पास्ट में कुछ ऐसे खराब लोग हुए हैं जिन्होंने कभी कभी दुर्व्यवहार किया है, तो हम उनका खुल के निषेध करें, खुल के खंडन करें, उसमें शर्माए ना। ठीक है, मैं अभय जी आपसे समझना चाहती हूँ, जब सद्भाव की बात आती है, एक तबका है, एक समुदाय जो है वो अगर उसमें से कुछ लोग हैं या फिर एक ऐसी संख्या है जो औरंगजेब को अच्छा मानती है, उनकी कब्र पर जाती है, उनको संत मानती है, तो क्या उसे सद्भावना के रूप में स्वीकार करना चाहिए या फिर उस पर अपने गुस्से का जो प्रदर्शन जिस तरीके से सियासत कर रही है उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हिंदुओं की जो है राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते आए हैं, तो आप इसे कैसे देखेंगे? महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इस सद्भाव की अब कोई जगह नहीं रह गई है, चाहे वो विपक्षी क्यों ना हो, चाहे वो सत्ता पक्षी क्यों ना हो। सद्भाव की भाव जो है, जो कि हमारे नेताओं को करनी चाहिए, वो नहीं की जा रही है। क्या पिक एंड चूज किया जा रहा है? जी नेहा जी, महाराष्ट्र में अभी कुछ महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए हैं। उस विधानसभा चुनाव के अंदर हम और आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी को श्योर और प्योर मेजोरिटी मिली है जी। इसलिए महाराष्ट्र की जनता जो है वो जान चुकी है कि कोई भी पक्ष रहने दो जी, लेकिन अगर भी जात के ऊपर, धर्म के ऊपर अगर कोई राजनीति करना चाहते हैं जी, तो उसका कोई मायने नहीं है। ये महाराष्ट्र की जनता ने सिद्ध कर दिया है और उसकी वजह से ही महाराष्ट्र की जनता ने, जैसे कि शिवसेना हो या अन्य कोई पक्ष हो जो विशिष्ट जाति के लिए, विशिष्ट समाज के लिए, उनके लिए जो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, उनको रोकने की वोटिंग, उन्हें रुकने की वोटिंग महाराष्ट्र की जनता ने की है। इसलिए मुझे तो लगता है सद्भाव और वोटिंग, अगर इसे अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र की जनता का जो रुझान है, महाराष्ट्र की जनता का जो व्यू है, वो सीधे सीधे बीजेपी की तरफ रुख करता है। इसका मतलब अगर समझे कि महाराष्ट्र में हिंदू लोगों ने बीजेपी को वोटिंग की है और वो सभी लोग हिंदू धर्म का, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, ऐसा अगर मैं कहूं तो शायद वो गलत नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है। और रही औरंगजेब की बात, औरंगजेब का मुद्दा निकालना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही धोखा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जातीय भेदभाव दिखाने के जैसा मुद्दा रहेगा। अभी वो बचाने के लिए अबू आजमी ने जो स्टेटमेंट दिया है और उनके स्टेटमेंट को, अबू आजमी जी के स्टेटमेंट को समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश जी यादव, उन्होंने भी समर्थन किया है। एक पक्ष का एमएलए अगर समझो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो उनके पार्टी के नेता उनका समर्थन करना उनके लिए लाजमी हो जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने
उस स्टेटमेंट को समर्थन दिया है और समाजवादी पार्टी यह पक्ष महाराष्ट्र में है ये दिखाने की उन्होंने कोशिश की है, ऐसा जनता का मत है। ठीक है अभय कुमार जी, अगर सपा जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी एसपी पार्टी हो, या फिर एनसीपी अजित दादा की पार्टी हो, या फिर जो है शिंदे की पार्टी शिवसेना हो, ये सब किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष की पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, तो फिर इस सत्ता के हमाम में कौन पाक साफ, कौन जो है बिल्कुल सच्चा दिख रहा है आपको? एक छोटा सा ब्रेक लूंगी इससे पहले कि आपसे इस बात का उत्तर समझूं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध है कि ब्रेक के बाद लौटेंगे, जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और दर्शकों को लेकर चलेंगे अभय कुमार जी के पास। अभय कुमार जी, महाराष्ट्र की सियासत में जो तमाम खिलाड़ी सियासी दल हैं, इन सबकी राजनीति किसी न किसी धर्म के इर्द गिर्द, किसी न किसी जाति के इर्द गिर्द दिखती ही है, तो फिर आपको नहीं लगता कि अबू आजमी के साथ कुछ जाति हो गई है? नेहा जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि अबू आजमी के साथ जाति हुई है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उस पक्ष का क्या हाल है ये सभी पूरे महाराष्ट्र के लोग जानते हैं। ठीक है। साथ ही जो विशिष्ट धर्म या विशिष्ट समाज के लिए काम करने वाले जो पक्ष थे उन पक्ष को महाराष्ट्र में विधानसभा के अंदर उनको जवाब मिल चुका है। इसलिए मुझे तो लगता है कि जिस जात के ऊपर, जिस धर्म के ऊपर जो राजकारण अभी तक महाराष्ट्र में होता था वो अभी शायद बंद हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को श्योर मेजोरिटी और प्योर मेजोरिटी देकर अन्य जातीयवादी पक्ष को या जो जात के ऊपर, धर्म के ऊपर जो राजकारण करते हैं उनको और उनके पक्ष को उन्होंने एक करारा जवाब दिया है। और इस प्रकार का राजकारण अब महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी ना करे, यही संदेश महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी के थ्रू दिया है। लेकिन उद्धव ठाकरे के बयान को आप कैसे देखते हैं कि अगर देखा जाए कि इंडिया गठबंधन, ये दो दलों में दरार इस मुद्दे पर आ सकती है महाराष्ट्र के भीतर? देखिए, अभी फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे रहने दो या उनके पार्टी के कोई विधायक रहने दो या कोई खासदार रहने दो, उनका जो स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट को उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है जनता की ओर से। ठीक है, राजनीति की तरफ से अगर हम देखें तो उनके स्टेटमेंट को कुछ दिन के लिए चर्चा के तौर के ऊपर उसकी बात होगी, लेकिन औरंगजेब का जो मुद्दा है, औरंगजेब के मुद्दे के ऊपर महाराष्ट्र में राजकारण नहीं बढ़ेगा या उस मुद्दे के ऊपर से हिंदू और मुस्लिम इस दोनों धर्म के अंदर भी तनाव ना हो, इसकी थोड़ी जरूरत है ध्यान देने के लिए, जो कि बीजेपी ध्यान दे रही है ऐसा मुझे लगता है। और उनका उद्धव जी का जो स्टेटमेंट था, उनके स्टेटमेंट की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर या वोटिंग के ऊपर या समाज का वातावरण अच्छा होने के लिए या बिगड़ने के लिए कुछ मायने नहीं रखता, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। मैं राजीव सर आपसे ये समझना चाहूंगी, अभी कुछ समय पहले ही ये खबर आई है कि केरल में एक प्रोफेसर है साइजा, अगर मैं उनको डीन बनाया गया है कालीकट NIT का, उन्होंने गोडसे की जी केरला प्रोफेसर हैं, ओडिशा के कालीकट, यस केरला प्रोफेसर हैं लेकिन ओडिशा के कालीकट का ये NIT है, वहाँ डीन बनाया गया। उनकी पहचान ही है कि वो गोडसे की तारीफ उन्होंने की थी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सत्ता अपने तरीके से इतिहास का इस्तेमाल करती है? ये साफ है। देखिए, अबू आजमी के केस में कह रहे हैं कि अबू आजमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और कालीकट के डीन के केस में लोग कह रहे हैं कि कालीकट के डीन को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि हमें तय कर लेना चाहिए कि हम किस तरह से निषेध करेंगे और किस तरह से निषेध ना करें। यदि हमें निषेध करना है तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि हर तरह की जो भावना है या हर तरह की जो विचारधारा है उसके अभिव्यक्ति करने की आजादी जो है ये प्रथम दृष्टया तय होनी चाहिए, यही सही जो है एक इतिहास होगा? जी नेहा जी, जो कालीकट का डीन है उसकी पब्लिक में 0 वैल्यू है।
कालीकट के डीन को जो एनआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कोई वैल्यू नहीं देते। प्रोफेसर होने के नाते मुझे मालूम है कि प्रोफेसरों को कितना वैल्यू दिया जाता है, विशेषकर जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर वो एक जनरेशन को पढ़ाई। होल्ड ऑन जी ठीक है। अबू आजमी इन कॉन्ट्रास्ट जो है इनकी बहुत हाई वैल्यू है। और अब जैसा कि डॉक्टर अभय कुमार ने बड़े डिटेल में समझाया, महाराष्ट्र की जनता ने बड़े लंबे समय तक देखा कि कैसे जो फूट की राजनीति होती है, जो कि इंडिया पार्टी किया करती थी, ये जो फूट की राजनीति है ये हमें जमती नहीं है। और महाराष्ट्र के लोगों ने आगे बढ़ के उस गठ के लोगों को हटा दिया और बीजेपी को चुना। बीजेपी चुनाव इस बिना पे नहीं जीत के आई कि वो हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी चुनाव इस बिना पर जीत के आई कि हम महाराष्ट्र की भलाई करेंगे और हम महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। जो महाराष्ट्र की दुर्गति हुई है उस दुर्गति से महाराष्ट्र को उबारेंगे। अब अबू आजमी के स्पेसिफिक केस में जो बात आएगी वो ये आएगी कि जो मुसलमान जनता है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जो मुसलमान लोग हैं और बड़े संयमी, संयत, होशियार लोग हैं, ये इन लोगों को आगे आना चाहिए और इन लोगों को, अबू आजमी को पब्लिकली कहना चाहिए कि आजमी साहब आपने बहुत गलत काम किया, आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। औरंगजेब जो था वो औरंगजेब के समय में खत्म होगा, अब नया भारत है, नया देश है, आगे हमें चलना है। हमें पीछे मुड़ के इस तरह की चीजों को ना अच्छा बोलने की जरूरत है ना बुरा बोलने की जरूरत है जी। तो राजनीति अब जनता को करनी होगी, क्योंकि जो राजनेता हैं वो तो वही करेंगे जैसे उद्धव ठाकरे साहब ने कहा। उद्धव ठाकरे ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उनका कोर बेस है, वोटर बेस ही, उनका जो कोर फॉलोइंग है वो उस तरह का जो कि इन विचारों को रखता है। अब ठाकरे साहब कैसे उन लोगों से कहें कि तुम इन विचारों को ना रखो जी। तो मुसलमानों को आगे बढ़ के अबू आजमी को कंडेम करना होगा और डिसिप्लिन करना होगा। और जो समाजवादी पार्टी रह के इस तरह से गठजोड़ की राजनीति करती है उसे भी कंडेम करना होगा। आपने एक और सवाल पूछा था अभय कुमार जी से कि आईएनडी अलायंस का क्या होगा। तो आईएनडी अलायंस का तो ये होगा कि वो वैसे ही फूट चुकी है, उसका कोई भविष्य तो है नहीं, तो उसमें ना कांग्रेस रेलेवेंट है ना उसमें शिवसेना रेलेवेंट। एनसीपी जरूर रेलेवेंट थी, एसपी रेलेवेंट थी, इन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया है और इनकी जो जनता है उसे उन्हें कहना पड़ेगा कि साहब इस तरह से मत बिहेव करो हमारे। ठीक है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी। क्या गोडसे की तारीफ को अब भारत का जो मौजूदा इतिहास है वो उसकी स्वीकार्यता उसमें बढ़ती दिख रही है आपको? अगर वैल्यू की, आप सोशल वैल्यू की बात करते हैं, जी। गोडसे को सबसे पहले, गोडसे की तारीफ आरएसएस और बीजेपी या जनसंघ ने नहीं की थी। सबसे पहले गोडसे की तारीफ इंदिरा गांधी ने की थी 1970 के दशक में, जब इंदिरा गांधी ने ये बातें कही कि सावरकर वीर हैं। तब उसका जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो ये होता है कि जो गोडसे ने काम किया था वो भी ठीक ही किया था। और रही बात की जो गोडसे ने काम किया, क्या इसका निषेध किया जाना चाहिए? तो प्लीज समझिए, गोडसे ने वो काम अपने कंटेक्स्ट में बिल्कुल ठीक ही किया था, जो उसे लगा वो ठीक है उसने वही किया था। सो उसमें तारीफ करो या बुराई करो ये बेमानी है। कि जो मतलब की बात है वो ये है कि वो हमारे देश का एक इंसान था, उसने अपने मन के हिसाब से पूरा काम किया और हमें अच्छा नहीं लगा तो हम कहते हैं कि हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। यदि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्हें इस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है एक अच्छे नागरिक के तौर पे कि उन लोगों को कहें कि भाई साहब इस तरह से आपको बर्ताव नहीं करना चाहिए और यदि आप करोगे तो हम आपको रोक देंगे। बस इतनी सी बात है। इसमें गोडसे की तारीफ या बुराई करने की तो इसका सवाल ही नहीं उठता। जी। लेकिन क्या मानेंगे कि इतिहास के लिए ये जरूरी है कि अलग अलग विचारधाराओं की अभिव्यक्ति जो है किसी भी लाग लपेट के जो है ये जारी रहनी चाहिए? जाते जाते हमें पिछले 6 सालों में यूरोप और अमेरिका का और कनाडा का एक्सपीरियंस है, जहां की हमें बड़े साफ साफ शब्दों में बताया गया, जो वोक लिबरल लोग थे उनके द्वारा, कि हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है। केवल वो विचार व्यक्त किए जाने चाहिए जो मॉरली करेक्ट हो, वो विचार व्यक्त किए जाने चाहिए जो हम समझते हैं कि मॉरली करेक्ट। लेकिन भारत के लोगों को कैसा इतिहास देखना चाहिए? जो मॉरली करेक्ट इतिहास हो या फिर हर तरह था? भारत के लोगों को समझना चाहिए कि गोडसे ने अपने काम समय के हिसाब से काम किया। भारत के लोगों को समझना चाहिए कि सावरकर ने बहुत अच्छा काम किया।
सावरकर पहला व्यक्ति था जिसने हमें समझाया कि 1857 का गदर गदर नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम था। तो और वो तब उसने समझाया जब वो 21 साल का लड़का था। उसने एक मोटी सी किताब लिखी ताकि लोग समझ सके, पढ़े और ध्यान लगा के उसके ऊपर चर्चा कर सके। भारत के लोगों को भारत का संदर्भ तो ये है ना, हमें इन चीजों को समझना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मुसलमानों को अबू आजमी को डांट लगानी पड़ेगी जी। मेरे और आपके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो अबू आजमी के लोग हैं, जो उनकी जनता है जिसको कि उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कहना पड़ेगा कि सर ऐसी बातें मत किया करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, समय समाप्त हो गया है। दर्शकों को जानकारी दे दें कि सपा के नेता कीर्ति पांडे भी इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो सके। इसकी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बुरी बातें कैसे समर्थन करेंगे टीवी पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजीव लोचन, आपका भी, अभय कुमार जी आपका भी, कि आपने वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। औरंगजेब कैसा शासक था, इतिहास के अलग अलग जानकार अपनी अपनी राय रखते हैं। अगर आपके पास भी औरंगजेब को लेकर कोई समझ, कोई खास जानकारी है तो हमें लिखकर भेजिए। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपनी समझ या फिर अपने विचार हम तक पहुंचाना ना भूलें। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।